नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस काम के लिए हम लोग काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे, एक्चुअली पोलैंड में हम लोग मैनपावर सप्लाई के ऊपर काम कर रहे थे। क्लाइंट के साथ में डील चल रही थी, अभी भी चल रही है और ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा हूँ मैं कि हमारी कंपनी के बेस पर जो वर्क परमिट अप्लाई होकर मैनपावर सप्लाई करना, पोलैंड में हमारे कई क्लाइंट बन चुके हैं जो जिनके लिए हम लोग मैनपावर हायर कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा डीपली समझना होगा जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी तक का सबसे बेस्ट है। बेस्ट कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक जो लोग भी पोलैंड जाने का प्लान करते हैं, किसी भी कंट्री में जाने का प्लान करते हैं, शेंगन जाने का प्लान करते हैं, शेंगन जाने के लिए बजट होना चाहिए। ठीक है, बजट के साथ साथ में एक जो एम्प्लॉयमेंट की जो एक होती है ना कि मन में कंपनी कैसी है, सैलरी कैसी है, जॉब कैसी है, परमानेंट है कि नहीं है, तुरंत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर जल्दी छूट तो नहीं जाएगी, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। इसीलिए उन सब के लिए इस वीडियो में सारे आंसर्स मिलेंगे, प्लस ये प्रोसेस काम कैसे करती है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, पहले हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है, और उसके बाद में रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसके बाद में ये जो कैंडिडेट के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हम 3 भाग में इसको कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट, ये मैनपावर सप्लायर का जो काम होता है ना, वो कैसे होता है। जैसे अपने इंडिया में रिलायंस, एबीबी लिमिटेड, पॉलीकैब, सीमेंस और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। जैसे अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में हर एक जीआईडीसी में कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इन कंपनीज में जो मैन पावर काम करती है वो मैक्सिमम थर्ड पार्टी पेरोल पे काम करती है। मतलब कि लोग रिलायंस में काम करते हैं, अजंता फार्मा में काम करते हैं, जायडस में काम करते हैं, या फिर जो क्रॉम्पटन ग्रिप्स में काम करते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें काम करते हैं, लेकिन मैन पावर उनके पेरोल पे नहीं होती है, ये कॉन्ट्रैक्टर के पेरोल पे होती है। और वो कॉन्ट्रैक्टर अपने बेस पे हायर करते हैं, मतलब उनके जो संपर्क होते हैं जैसे उड़ीसा में या बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट्स के लोग, पश्चिम बंगाल में, उन स्टेट्स के लोगों को जॉब पे एम्प्लॉय करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर जैसा इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वैसे ही मिस पोलैंड में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का रूप लेने वाले हैं। और वहाँ पर जो हमारी टीम है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो टीम को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि हम आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट खुद के दम पर वैसे कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया, लेकिन हायरिंग शुरू करने वाले हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारे हो चुके हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हमारे पास में हो चुके हैं जिनके ऊपर हमारे हमें रिक्वायरमेंट है अभी। और ये रिक्वायरमेंट आगे बढ़ने वाली है, रेगुलर बेस पर बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होने वाला है। दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर किसी कंपनी में मैनपावर सप्लाई के लिए प्रोसेस किया, तो आप ये देख लीजिए इसके जो प्लस पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई भी कैंडिडेट रिलायंस में काम करता हो, क्रॉम्पटन में काम करता हो, भले वो किसी थर्ड पार्टी मैनपावर सप्लाई कंपनी से आया हो, और जब वो किसी जगह इंटरव्यू देते हैं तो क्या बोलते हैं, कहाँ का एक्सपीरियंस है, रिलायंस का एक्सपीरियंस है, अजंता फार्मा का एक्सपीरियंस है, पॉलीकैब का एक्सपीरियंस है, टाटा मोटर्स का एक्सपीरियंस है। थर्ड पार्टी कंपनी का नाम जनरली कम बताते हैं, और ऑब्वियसली फैक्ट है, वर्किंग एक्सपीरियंस जिस कंपनी का उसके हिसाब से वो बता सकते हैं, क्योंकि उनको इंटरनल काम करने का अनुभव उस कंपनी में। वैसे ही पोलैंड की जो लीडिंग कंपनीज होती हैं, खासतौर से जो हम इंडस्ट्रीज बता रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज होती हैं, उन इंडस्ट्रीज में जो टॉप लेवल की कंपनीज हैं, जो मैन पावर खुद के दम पे हायर नहीं करती हैं, वो थर्ड पार्टी की हेल्प लेती हैं, उन कंपनीज में हम मैन पावर सप्लाई करने वाले हैं। और वो कैसे करने वाले, कौन कौन से सेक्टर की कंपनीज है, जैसे मशरूम फार्म है। मशरूम फार्म जो होते हैं ना, उनमें हम बड़ी वाली कंपनी में, छोटी छोटी कंपनीज में नहीं, छोटी छोटी कंपनी में डायरेक्टली उनको रिक्रूट करके देने वाले हैं। और छोटी मतलब बिल्कुल छोटी भी नहीं, ऐसी कंपनी जहां पर मैन पावर फॉरेन वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि आप इस चीज को अच्छे समझ लेना कि बिल्कुल छोटी कंपनी होगी, वो कंपनी कभी फॉरेन वर्कर को नहीं बुला सकती है। बड़ी कंपनी फॉरेन वर्कर को बुला सकती है, क्योंकि इसमें जो इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन इस चीज को चेक करता है कि वेदर दैट कंपनी इज कैपेबल टू ब्रिंग द फॉरेन वर्कर और नॉट, और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आते कि नहीं आते। अब यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपकी कंपनी तो अभी शुरू हो रही है, वहाँ पे होगी आगे चलकर, और जो ऑलरेडी पोलैंड में चल रही है उसमें आप एक डायरेक्टर हैं जिस कंपनी के, उस कंपनी में, वो कंपनी छोटी बड़ी हमें नहीं पता, लेकिन उस कंपनी के बेस पर वीजा कैसे लगेंगे, ये एक दिमाग में सवाल आ सकता है लोगों के, डेफिनेटली आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो वर्क परमिट एप्लीकेशंस होते हैं और वीजा अप्रूवल होते हैं, उनमें कंपनी का जो लीगल प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
लीगल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि जैसे टैक्स पेबिलिटी होती है और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिस कंपनी से, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट के बेस पर वो उस पर अप्रूवल देते हैं, क्योंकि मैन पावर सप्लाई वाला काम है। तो यहाँ पर जो भी बंदे अप्लाई करेंगे उन लोगों का जो काम रहेगा वो ये मान लीजिए कि जैसे उस कंपनी का प्रभाव होता है वैसे इस कंपनी के वर्क परमिट पर भी वीजा लगेंगे। मैन होता है कि अगर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड बराबर है, टैक्स पेबिलिटी बहुत अच्छी है और एक प्रकार से गवर्नमेंट की नज़र में एक अच्छा रिकॉर्ड है, तो वीजा लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जो नॉर्मल कंपनीज के होते हैं वैसे इसके भी चांसेस होते हैं। और डॉक्यूमेंट के ऊपर डेफिनेटली कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि हम हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर डीपली काम करने वाले हैं, क्योंकि बात अपनी खुद की कंपनी की है। और वहां पर मैन पावर को भेजने के लिए बहुत सारे प्लानिंग्स कर रहे हैं कि किस पर्पज से कैसे हम लोगों को मैक्सिमम हेल्प कर पाए। सो एक पॉइंट हो गया कि जो टैक्स जितना ज़्यादा पे करते हैं, जितना लीगल चलते हैं, जितना सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, जितना डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा होते हैं उतना ही वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि जो भी वर्क परमिट एप्लीकेशन जाएंगे ना, उसमें से जैसे कॉमन कंपनीज के वर्क परमिट अप्रूवल होते हैं वीज़ा के रूप में, वैसे ही हमारी कंपनी के भी वीज़ा लगेंगे। और पहले भी कई लोगों के वीज़ा लग चुके हैं ऑलरेडी पहले से, लेकिन वो हमारे द्वारा नहीं गए हैं, वो किसी और पहले से जो चल रही है टीम उसी के बेस पर बुलाए गए थे। तो अभी इस टाइम पर जो होगा ऑब्वियसली हम अपने लेवल पे 4 कंट्रीज में, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया, इन 4 कंट्रीज के मैन पावर को ही वहाँ भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो पैमाना है, मतलब जो क्वांटिटी है, वो हम बढ़ाने वाले हैं और पूरा का पूरा फोकस ऐसा करना है जो वहाँ पर हमें एक अच्छे लेवल पे स्टेबल कर पाए और हमारे पास में रेगुलर बेस पर रिक्वायरमेंट्स रहे। जैसे आप देखते हैं कि दुबई में रिक्वायरमेंट होती है, सऊदी में रिक्वायरमेंट्स होती है, तो बल्क में रिक्वायरमेंट आती है, 2 साल के बाद में अगर वो कंपनी फिर हायरिंग करती है, हो सकता है कभी कभी हर साल हायरिंग करती है। तो वैसी ही रिक्वायरमेंट हमारे पास में रेगुलर होने वाली है, क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के रूप में काम करने वाले हैं, मैन पावर सप्लाई के रूप में काम करने वाले हैं। और इससे हम अपने कई लोगों को, हमारे जितने भी भाई बहन जो लोग जाना चाहते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं कम बजट में। और बजट कम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेन चीज ऐसी होती है कि जब ये कॉस्ट में, इस प्रोसेस में और भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है, अल्टीमेटली बढ़ जाता है। और प्लस जैसे जब हम किसी कंपनी के साथ में करते हैं, बीच में लॉयर होता है और कोऑर्डिनेशन करते हैं, एजेंसी होती है, तो इन सब में क्या होता है कि कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट कम है, अभी तक का सबसे कम कॉस्ट है। और आई एम श्योर इससे कम में पूरे इंडिया में कोई भी काम नहीं कर सकता है। पूरे इंडिया में कोई भी कैंडिडेट मीन्स कोई भी एजेंसी वाले, कोई ऑफिस वाले इससे कम में किसी को पोलैंड भेजने का प्लान नहीं कर सकते हैं जितना हम लोगों ने प्लान किया। और उसमें भी पेमेंट स्टेप्स इतने फ्लेक्सिबल हैं कि कोई भी कैंडिडेट मीन्स कोई भी कैंडिडेट प्लान कर सकते हैं, जिनका बजट कम से कम होगा वो लोग भी इसमें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। इवन जो इनिशियल स्टेज का पेमेंट होता है वो भी कम हो चुका है इसमें, क्योंकि ये हमारा खुद का है और यहाँ पर हमें एडिशनल कॉस्ट नहीं है, तो फिर हम एडिशनल पैसा क्यों लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो एग्रीमेंट में पेमेंट लेते हैं वो ऑब्वियसली क्लाइंट को भेजने होते हैं, और जब क्लाइंट के पास नहीं भेजना है, हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट में जाना है, वीजा अप्लाई करने के लिए लॉयर के कोऑर्डिनेशन में जो जो डॉक्यूमेंटेशन करने हैं वो खुद करना है। मतलब खुद का मतलब वहाँ की टीम करेगी, बट है तो हमारी टीम। तो जब खुद ही करना है तो वो कॉस्ट कम हो जाता है और उसका डायरेक्ट बेनिफिट हम कैंडिडेट को देने वाले हैं। मतलब इनिशियल स्टेज का पेमेंट कम है, उसके बाद पेमेंट स्टेप्स भी ऐसी फ्लेक्सिबल है जो कोई भी कैंडिडेट प्लान कर सकता है। जिसका बजट अगर है, इवन नॉन शेंगन कंट्री का भी बजट है, वो लोग भी प्लान कर सकते हैं। सर्बिया का बजट है, टर्की का बजट है, रशिया का बजट है, वो लोग भी प्लान कर सकते हैं यूरोप जाने के लिए, पोलैंड जाने के लिए, शेंगन में जाने के लिए। हमारे पास रिक्वायरमेंट टोटल 5 कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है और इन 5 कैटेगरी में हमारे पास में 20-20 लोगों की रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट रेगुलर बेस पर चलती रहेगी। क्योंकि जैसे हमारे पास में वहाँ पर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उसमें से 10-20 लोग तो छोड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकल है ये हर जगह का। ये कॉमन R&D है जो मैं देखता हूँ बाकी कंपनीज में, कि जो मैन पावर इवन TCS में लोग नहीं टिक पाते हैं, रिलायंस में, इन्फोसिस में नहीं टिक पाते हैं, रोटेशन चलता रहता है। उसी बेस पर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट भले क्वांटिटी कितनी हो पता नहीं है, कभी 10, 5, 20, 15, 30 कितनी हो सकती है कह नहीं सकते, लेकिन एक बार जब सर्कल चालू हो जाएगा तो 100 या 120 लोग या 150 लोग या 200, तो 100 से 200 के बीच में मैन पावर जब वहां पर रहेगी तो हर महीने 15-20 लोगों की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी, क्योंकि रोटेट होता रहेगा। और ये चीज है कि अब आगे जाकर हम कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाएंगे। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? मशरूम के लिए, मशरूम फार्म में रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए, कंस्ट्रक्शन में 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और जो जैसे
कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, एक इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन होता है और एक जो एक इंडिविजुअली कंस्ट्रक्शन होता है। तो 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, ब्रिज, रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इन कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर होते हैं, खासतौर से प्लेन वर्कर, जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। और ट्रेड की बात करते हैं, वेल्डर, जो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जो भी ट्रेड के लोग होते हैं उनकी 2-2, 3-3 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन प्लेन वर्कर 20 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये हमारे पास में रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर की होगी। चिकन पैकेजिंग, मीट फैक्ट्री में भी 20 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि हमारे पास में अभी है ऑलरेडी। हमारे पास क्लाइंट की डील ऑलरेडी हो चुकी है। मीट फैक्ट्री, चिकन पैकेजिंग के लिए डील हो चुकी है, मशरूम के लिए डील हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए डील हो चुकी है ऑलरेडी, और फैक्ट्री वर्कर के लिए 4 कैटेगरी के लिए हमारे पास डील ऑलरेडी हो चुकी है। फैक्ट्री वर्कर में देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे जो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन पॉइंट है कि अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है लोगों की बहुत सारी ड्रीम कंपनीज होती हैं जहाँ पर वो प्लान कर सकते हैं। फैक्ट्री वर्कर के रूप में आप कॉमन मान लीजिए कि फैक्ट्री वर्कर के लिए हमें कम से कम 30-40 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी अकेले फैक्ट्री वर्कर के लिए। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, मशरूम हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, चिकन पैकेजिंग, मीट फैक्ट्री हो गया, मशरूम ऑलरेडी बता दिया मैंने, और फैक्ट्री वर्कर हो गया। ये रिक्वायरमेंट हमारे पास में अभी है और ये आगे चलकर रेगुलर रहने वाली हैं। और इसमें से हमारे पास में रिक्वायरमेंट टेलर, ड्राइवर और हेयर ड्रेसर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। आगे चलकर और भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, लेकिन हम बाद में बताएंगे। फिलहाल जो मैन पावर सप्लाई के रूप में करने वाले हैं वो ये 4-5 कैटेगरी में बहुत डीपली काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और मेन चीज़ क्या है कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो इन फील्ड से हैं। अब यहाँ पर जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर हम मैन पावर सप्लाई थर्ड पार्टी कंपनी के रूप में जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर सही से R&D करेंगे आप, अगर यूरोप में सही से R&D करेंगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी। वो क्या आएगी कि आपको लीगल वे में एंट्री करना है पोलैंड में और आपको TRC बनवाना है, और हम लोग आपको TRC में भी पूरी हेल्प करेंगे। हम ही उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे आपको कि आपकी TRC बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका एक प्रॉपर तरीके से TRC बन जाता है। उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, कोई भी कंपनी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी जो आपके करियर को स्पीड दे सकती है। और ये कंपनी डेफिनेटली आपको एक स्पीड देगी, क्योंकि हमारे पास अभी जो क्लाइंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले टाइम पर हम मैन रिक्रूटमेंट से ज़्यादा इस पर फोकस करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट हो जाएगा, प्लस कॉमन रिक्वायरमेंट रेगुलर रहेगी, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम करंटली किसी क्लाइंट के साथ में काम करते हैं। सोचो कितना चेंजेस हुआ। पहले हम लोग इंडिया में किसी के साथ में काम करते थे, वो भी किसी और एजेंसी के साथ में काम करते थे। वो एजेंसी में भी शायद डायरेक्ट हो या फिर एजेंसी के माध्यम से हो, मे भी जो भी चेन हो, लेकिन बहुत लंबी चेन हो रही थी। उसके बाद में फिर हमने डायरेक्ट शुरू किया 2022 में, 23 में, इन सब में डायरेक्टली हुआ। 23 में तो नहीं हो पाया, लेकिन 22 में बहुत अच्छी सक्सेस हुई थी, 21-22 में तो वो डायरेक्ट में ही थी। अब उसके बाद जो है हमने वहाँ की एजेंसीज के साथ में काम करने के साथ साथ में 25 में तो ये भी कर दिया कि डायरेक्ट हमारी कंपनी के बेस पे अब वहाँ की एजेंसी भी साइड हो चुकी है। अब सोचो कितनी बड़ी बात हो चुकी है इतने पीरियड में। कोविड के बाद की स्टोरी देखोगे तो आपको बहुत सारा बदलाव मिलेगा और अपग्रेड रूप में गया, मतलब एक इंप्रूवमेंट, अपग्रेड होने के साथ साथ में हमने काम किया। जैसे अभी इस टाइम पर कंपनीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारे पास में सपोज कीजिए कि रिलायंस जैसी कोई बड़ी कंपनी हो या फिर वहाँ पर टाटा मोटर्स जैसी कोई बड़ी कंपनी हो, उन कंपनीज के लिए हम अगर मैन पावर देते हैं ना, तो वहाँ तो फिक्स है, परमानेंट काम चलता रहेगा, बंदा भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि टाटा मोटर्स एक अच्छी कंपनी है, मैं टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स जस्ट उदाहरण है, रिलायंस जस्ट उदाहरण है। लगभग ऐसी बड़ी कंपनी में अगर मैन पावर जाती है तो वो क्यों छोड़ेगी, क्योंकि उसको तो फिक्स परमानेंट काम मिलने वाला है। और जो टीआरसी वाला कॉन्सेप्ट, मैं एक्चुअली इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। समय अभाव की वजह से मैं इन चीज़ों पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे मेरे माइंड में बहुत सारे वीडियोज हैं जो बनाने हैं और आगे चलकर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन अभी समय कम पड़ता है, इसके लिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन ये मान लीजिए टीआरसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पीआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, और वहाँ की नेशनलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। आप ये समझ लेना, बहुत से लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ पर 1.5 साल से मेरा टीआरसी नहीं बना, मैं 2 साल से मेरा टीआरसी नहीं बना, और कुछ लोग बोलते हैं मेरा 6 महीने में टीआरसी बन गया। तो पॉइंट क्या होता है कि जो टीआरसी किस बेस पर बनता है, वो आपके पॉइंट्स के ऊपर बनता है। आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, टैक्स के जो रिकॉर्ड होता है आपका, उसके बेस पे आपका जो प्रोफाइल टीआरसी के लिए एलिजिबल होता है, कई बार नहीं होता है, और वो माइनर पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोग उसमें टीआरसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। और इवन पीआर का टाइम भी कई लोगों का एक्सटेंड हो जाता है, कुछ लोगों का विद इन द पीरियड हो जाता है,
कुछ लोगों का पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग इनिशियल स्टेज पर जो गैप करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, वो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है। तो अगर टीआरसी अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस अच्छा रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है, जिससे कि आपका टैक्स स्लैब बहुत अच्छा बना रहेगा। उसके बाद टीआरसी बनने के बाद में आप ये मान लीजिए पीआर के लिए जो पीरियड मिलता है, उस पीरियड में आपका टैक्स पेवर जो पे करते हैं उसका ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ब्रेक हो तो बहुत माइनर हो। मतलब कि अगर आपको 5 साल का पीरियड दिया गया तो 5 साल के अंदर आपका जो बीच में गैप है ना, वो कम से कम हो, ना हो तो सबसे बेस्ट है। मतलब कि आपने अगर पूरे के पूरे 365/5 कवर कर दी तो आपका पीआर बन जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंटिन्यूस आपको एक ही कंपनी में काम करना है या 2 कंपनी करते, तो इस कंपनी में अगर अभी अप्रैल चल रहा है 16 तारीख है, अगर आपने 16 तारीख तक इस कंपनी में काम किया, दूसरी कंपनी में 17 से जॉब अगर चालू होती है, तो ये मान लीजिए 5 ईयर के अंदर आपका टीआरसी पीआर बन सकता है। बहुत सारी डीपली चीजें होती हैं जो हर कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। सो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में खास मकसद यही था कि हमें अपनी कंपनी के प्रोसेस के बारे में बताना था, और उसमें हमें लगभग देखा जाए तो 100+ लोगों की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग कैटेगरी में 20 लोगों की रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट रेगुलर चलती रहेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ऑब्वियसली इनिशियल जो 25 लोग होंगे उनको कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले जो रिक्वायरमेंट रहेगी जो हमारे इस ऑफिस के लिए और हर तरीके से वैल्यूएबल रहेगी, क्योंकि एक तो डायरेक्ट रहेगी, दूसरा अपने पेरोल पर रहेगी, एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम काम करेंगे ना, इस काम में जो हमारे पिलर होंगे, जो सबसे प्राइमरी जो पायलट बैच होगा, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी इसमें से हम ऑब्वियसली उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो उनको अच्छा लगे, लेकिन वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको आप एक मेन बेनिफिट मत मानना। पर मेन चीज है कि कॉस्ट बहुत कम है, इतना कम कॉस्ट आपको पूरे इंडिया में नहीं मिल सकता है, और प्रोसेस को समझने के लिए, और उसमें जो पेमेंट स्टेप्स भी उसमें से कम है, तो आप ये प्रोसेस को समझने के लिए टीम को कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी अपडेट पता चल जाएगा। लाइव सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेमेंट स्टेप्स नहीं बता सकता हूं मैं, और पेमेंट कितना लगेगा वो नहीं बता सकता हूं मैं, बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम जो नॉर्मल लगता है वही टाइम इसमें लगने वाला है। ये मान लीजिए कि लगभग 6 to 8 मंथ्स के अंदर पूरा काम कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। इसमें कोई भी काम डिले नहीं होने की चांस है, जो भी रहेगा स्टेप बाय स्टेप सारा होगा, आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में अपडेट किया जाएगा, और हर चीज जैसे नॉर्मली होती है वैसे रहेगी, टाइमली मैनर पे होगी, और विद इन द टाइम पीरियड होगी। मतलब ये मान लीजिए कि कंफर्मेशन जैसे होता जाएगा, उसके बाद जो टाइम है वो तो हमेशा एक रूटीन में रहेगा, उसके हिसाब से रहेगा, उसमें टाइम बढ़ने का सवाल ही नहीं। और जो टाइमिंग है टोटल वीजा लगाने तक का टाइम है, वो 6 to 8 मंथ्स के अंदर में पूरा का पूरा काम हो जाएगा। पहले हम लोग इसी काम के लिए बोलते थे कि 8 महीने से 1 साल का टाइम लगेगा, लेकिन अब उतना टाइम नहीं लगेगा किसी भी रूप में, किसी भी प्रोफाइल्स के लिए। पोलैंड के लिए अभी 5 to 6 मंथ में डॉक्यूमेंट आना, और 6 to 8 मंथ्स के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट होने का पूरा प्रोसेस चल रहा है, और जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, और इस पर प्रैक्टिकल काम हो सकता है, क्योंकि हम लॉयर से प्रॉपर कंसल्ट कर रहे हैं, और वहां पर जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करते हैं, और फिर उसके ऊपर चिंतन करते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। हमारी जो टीम वहां पर मीटिंग कर रही है उसका रिजल्ट ही हमारे पास आ रहा है। सो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपको कम बजट में जाना है, आपको बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, बजट कम है और जाना है, तो ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होगा। अगर आपको यूरोप में जाना है, शेंगन में जाना है, डेफिनेटली इससे बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं रिक्वायरमेंट अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप तो दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।